आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनमें निवेश से क्या फायदा मिलता है। इन फंड्स के बारे में और पूरी इंडस्ट्री के सिनेरियो पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं TBNG कैपिटल एडवाइजर्स के CEO तरुण बिरानी जी। तरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू संदीप। तरुण सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स पर खास फोकस था। इसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगा ही, पर इसके अलावा आपसे पूरी इंडस्ट्री पर आज हम चर्चा करेंगे। और सर, मेरा पहला सवाल दरअसल इसी बात को लेके है कि शॉर्ट टर्म फंड्स को सेविंग्स अकाउंट में रखना बेहतर होगा या आर्बिट्राज फंड्स में, जो कि ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं या फिर समझे जाते हैं? पहले तो शॉर्ट टर्म फंड्स की हमारी जरूरत कब होती है? जब हमें पैसा 3 से 6 महीने में पैसे की जरूरत होती है, राइट? तो इन दैट सिनेरियो, अगर इफ यू आस्क मी टुडे, सारे शॉर्ट टर्म फंड्स की यील्ड्स 6.25 से 6.25% के बीच में यील्ड कर रहा है करंटली, जो कि काफी अच्छी यील्ड है फॉर ए 6 मंथ होराइजन इन्वेस्टर। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा 3 साल से पहले अगर आप वो सेल करेंगे, तो इसलिए टैक्सेशन आपका इसमें 30% का टैक्स लगने के बाद हाथ में, आई थिंक द रिटर्न्स व्हाट वी विल गेट इन हैंड वुड बी रफली अराउंड 4%. And if you look at arbitrage funds right now, they are between 4.5-5% yield, based on the track record we can see. So from a tax efficiency point of view, arbitrage fund काफी अच्छे हैं, but short term funds में yield अभी काफी attractive हो गई है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि 50-50% दोनों में डाला जा सकता है, 50% आर्बिट्राज और 50% शॉर्ट टर्म फंड्स में। ठीक है, तो क्योंकि ये आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स टैक्स एफिशिएंट होते हैं, तो 50% रकम आप अपने जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं आपके, वो आप इन फंड्स में डाल सकते हैं और 50% आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तरुण सर हमें बता रहे हैं कि जो यील्ड्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो उस लिहाज से आधा पैसा आप अपने शॉर्ट टर्म फंड जो हैं वो इन दोनों जो एसेट क्लासेस हैं उनमें आप बाइफरगेट कर सकते हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि आर्बिट्राज फंड्स में किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए? क्या इसमें सभी तरह की टैक्स ब्रैकेट वाले निवेशक निवेश कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट वाले ही लोग हैं जिनको ज्यादा फायदा होता है अगर वो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं? तो देखिए, नेचुरली हायर टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए आर्बिट्राज फंड ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज जिनका लो टैक्स ब्रैकेट है उन्हें वैसे भी उनके लिए डेट फंड लीजिए या फिर इक्विटी फंड लीजिए, वो इतना मैटर नहीं करता है। बट जिनका टैक्स ब्रैकेट हायर है उनके लिए फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर्बिट्राज फंड अट्रैक्टिव है, बिकॉज उसमें टैक्स बेनिफिट्स जो कि 1 साल से ज्यादा अगर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें, जो कि 10% है, और 1 साल से कम में 15% होता है, तो विच मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव। बट अगेन, टाइम टू टाइम और सिनेरियो टू सिनेरियो वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी डेट शॉर्ट टर्म फंड्स की यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, तो वो फंड्स अभी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं कंपेयर टू आर्बिट्राज फंड यील्ड के मामले में। बट फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी आर्बिट्राज इज मच बेटर। बट आर्बिट्राज फंड हमें समझना चाहिए क्या करता है। आर्बिट्राज एक तरह का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, जो पैसा बेसिकली आर्बिट्राज प्रॉफिट से कमाता है। बाजार की जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करके कमाता है, सेम सिक्योरिटीज के अंदर। तो मान लीजिए, अगर वो एग्जाम्पल लीजिए HDFC लिमिटेड का स्टॉक वो अगर खरीदता है तो सामने उसी का फ्यूचर सेल करता है, तो जो उसके प्राइस डिफरेंस है फ्यूचर मार्केट और करंट मार्केट में, उसकी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वो फंड लेता है, और वो प्रॉफिट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इस तरह से ये फंड इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो हायर टैक्स ब्रैकेट वाले लोग होते हैं, निवेशक होते हैं, वो अगर आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करते हैं तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अगर वो होल्ड करते हैं तो 10% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो उनको लगता है। इसलिए जो हायर टैक्स ब्रैकेट वाले लोग हैं वही इन फंड्स का चुनाव करें तो उनके लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगस्त में हमने देखा है कि जो इनफ्लो है वो 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया। इसकी वजह क्या आप समझते हैं? क्योंकि इनफ्लो भले ही कम हुआ है पर म्यूचुअल फंड्स के जो नेट AUM है वो करीब 39.5 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ये जो डाइवर्जेंस है, थोड़ा इसके बारे में समझाइए सर। संदीप, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मंथली इनफ्लो आउटफ्लो का फिगर्स बार बार आंकना और उसको एनालाइज करना, मेरे ख्याल से वो थोड़ी
बहुत ही इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है, बिकॉज मैं मानता हूं कि टीवी चैनल पे आपको हर महीने कोई ना कोई न्यूज दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको इतना ज्यादा डीपली देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली इन्वेस्टर इनफ्लोज डिपेंड करते हैं। उन्होंने पास्ट प्रॉफिट बुकिंग कभी इन्वेस्टर करते हैं तो उस कारण से कभी आपको इनफ्लो कम दिख सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट जैसे टैक्स टैक्स डेट्स आती है तो उस टाइम पे इनफ्लोज कम हो जाते हैं। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो लास्ट 6 महीने से काफी ऊपर नीचे चल रहा है, करेंसी मूवमेंट्स काफी ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर प्लेइंग आउट। सो आई कांट से दैट कोई एक सिंगल फैक्टर है जिसके कारण इनफ्लो आउटफ्लो बदलता है। लेकिन मैं अगर आपको 10 साल की अगर इंडिया की स्टोरी बोलूं तो कहाँ 15 लाख करोड़ से आज हम 40 लाख करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड में पहुंच गए इनफ्लो के अंदर। वो एक सेक्युलर ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर, जो कि दर्शाता है कि फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ रुझान नॉर्मल इन्वेस्टर्स का काफी बढ़ रहा है, और वो एक बहुत ही एनकरेजिंग और पॉजिटिव साइन है। और हमारी डिपेंडेंस FII फॉरेन इन्वेस्टर्स पे दिन ब दिन कम होती जा रही है, सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मैं उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा रेदर देन मंथली डेटा के ऊपर। ठीक है, तो कोई अगर म्यूचुअल फंड निवेशक है और खास तौर पे लंबी अवधि का निवेशक है, तो तरुण सर हमें बता रहे हैं कि जो मंथली आउटफ्लो या इनफ्लो के जो नंबर्स आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान आप ना दें। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमें बताया गया है कि 15 लाख करोड़ रुपए से ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास के जो AUMs हैं वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हो चुके हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक हैं उनके ऊपर भी हमारा जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो भी कम होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल अगर कोई लंबी अवधि का निवेशक है तो उनको इन डेटा को ना छोड़ देखते हुए अपना जो एसेट एलोकेशन है, अपने जो गोल्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। सर एक चीज़ और बताइए कि ये जो आपने अभी ट्रेंड चेंज होते रहते हैं उसकी जो बात कर रहे थे, उसके हिसाब से एक सवाल मेरा ये है कि जो फेड का फैसला हमारे सामने आया जिसमें 4.6% के टर्मिनल रेट की बात की गई है, जो कि मौजूदा 3.1% के करीब है, यानी कि 2023 तक करीब 1.5% तक की और बढ़ोतरी हो सकती है इसमें। तो क्या इस समय निवेशकों को डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? डेफिनेटली अभी एनवायरनमेंट काफी तेजी से चेंज हो रहा है। लास्ट 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं निरंतर फेड की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जा रही है, और जैसा कि आपने सही एनालिसिस बताया है कि ऑलमोस्ट टर्मिनल रेट ऑफ 4.5%, विच इज लाइक ऑल टाइम हाई लेवल्स US फेड में देखा जाएगा। तो इंडियन मार्केट्स भी उससे अछूते नहीं हैं। इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि काफी रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स में काफी अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि अगला 1 से 1.5 साल डेट इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आप जस्ट यील्ड्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं तो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आज 7.25% के आसपास है। अगर आप 15 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जाएंगे तो वो 7.5% के आसपास है। अगर आप 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जाते हैं तो वो अराउंड 7% के आसपास है, और अगर 2 साल की सिक्योरिटी पे जाते हैं तो वो करीब 6.5% के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1.5%, 1 से 1.5% लास्ट 1 साल में ये नया डेवलपमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट रेट सब जगह अक्रॉस द यील्ड कर्व बढ़ रही है। बट अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे 5 साल का जो यील्ड काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो इन्वेस्टर्स अगर वो 5 साल वाले स्पेक्ट्रम में 7% प्री टैक्स और अगर 5 साल का इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हैं तो करीब 6.8% पोस्ट टैक्स काइंड ऑफ रिटर्न पाने की आपके पास काफी क्लैरिटी है, एंड विद अ लॉट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी आप पा सकते हैं। सो विच इज अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका 10 साल 15 साल का होराइजन है, ये एन्यूटी बिल्ड करने का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत होती है। तो आपके पास PPF जैसे प्रोडक्ट्स आज थ्रू ऑल दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप डेवलप कर सकते हैं। अगर 10 साल या 15 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड अगर खरीदें तो उसमें आप काफी अच्छा SWP करके अपनी एन्यूटी इनकम सेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है निवेशकों के लिए डेट म्यूचुअल फंड में डालने के लिए। बट आपको बहुत ही पर्टिकुलर रहना पड़ेगा कि आपकी जरूरत कैसी है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, और अकॉर्डिंगली आपको फंड सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह का सिनेरियो है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और आगे भी कम से कम 1 साल तक की जो सिलसिला है
बढ़ सकता है, ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है, ऐसा फेड ने इंडिकेट किया है। तो उस लिहाज से तरुण जी हमें बता रहे हैं कि निवेशकों के लिए अगले 1 से 1.5 साल तक जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें पैसा लगाने का समय है, पर डिपेंडिंग अपॉन टाइम फ्रेम 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, उसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका चयन करना चाहिए। और जो रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सिनेरियो काफ़ी अच्छा बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। सर अभी आप जब आपने ये सवाल का जवाब दिया तो आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की बात कर रहे थे। मैं दरअसल अगला सवाल मेरा इसी बात को लेकर था कि आजकल हम देख रहे हैं कि बाजार में कई तरह के, एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs और दूसरा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स मौजूद हैं। आपके हिसाब से किस तरह के ETF से ज़्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए पैसा लगाया जा सकता है? और थोड़ा सा ये जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ETF एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है। एक तरह का ये म्यूचुअल फंड स्कीम ही है। तो मान लीजिए अगर आप निफ्टी का ETF खरीदते हैं तो जो 50 टॉप इंडिया की जो कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, वो निफ्टी का पार्ट है और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस ग्रोथ स्टोरी में। उसी तरह डेट ETFs भी पाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे भारत बॉन्ड बहुत ही पॉपुलर ETF है मार्केट के अंदर, जो कि 5 साल, 6 साल, 3 साल की टारगेट मैच्योरिटी डेट वाले ETF अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से ETF और टारगेट मैच्योरिटी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। टारगेट मैच्योरिटी फंड एक तरह से फिक्स डिपॉजिट का एक एक्सटेंशन प्रोडक्ट बोला जा सकता है, जो कि FMP करके हुआ करता था म्यूचुअल फंड में। FMP में ये होता था, वो क्लोज एंडेड फंड हुआ करते थे, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड ओपन एंडेड फंड है। इनमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड जो भी YTM है, यील्ड है उस टाइम पे बाजार की, वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का कंसर्न रहता है कि कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट? तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड इजाद हुआ है, जिसमें अगर मान लीजिए आज मैं 2022 सितंबर में अगर इन्वेस्ट करता हूं और अगर मैं एक टारगेट म्यूचुअल फंड 5 साल की मैच्योरिटी का लेता हूं और अगर मैं उस 5 साल तक होल्ड टू मैच्योरिटी अगर उसे करता हूं, मैं बेचता नहीं हूं बीच में, तो आज जो मेरी यील्ड है, जो कि मान लीजिए 7% के आसपास यील्ड है, तो होल्ड टू मैच्योरिटी करने वाले को 7% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर, बिकॉज वो सिक्योरिटी एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो उसमें क्रेडिट रिस्क होने का सवाल नहीं है, और दूसरा उसके अंदर आपकी यील्ड आज ही लॉक हो जाती है। तो अगर 5 साल आप होल्ड करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका एक्सपीरियंस सेम रहेगा। ओनली थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे इन्वेस्टर को इसमें काफी अवेयर और उनकी एक्सपेक्टेशन सही सेट होनी चाहिए, कि 5 साल के बीच में अगर आप वो कभी भी जाके अगर अपनी NAV देखेंगे या फिर रिटर्न्स देखेंगे, तो हो सकता है कि आपका रिटर्न्स 7% ना दिखे, 5% भी दिख सकता है, 6% भी दिख सकता है और 9% भी दिख सकता है, बिकॉज उसमें मार्क टू मार्केट प्राइजेस होती रहती है डेली बेसिस के ऊपर। बट अगर वो 5 साल तक अगर आप रखेंगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह जिस तरह से सर्टेन रिटर्न दिखता है, उस तरह से मिलेगा उसके अंदर। तो इसलिए टारगेट मैच्योरिटी फंड एक बहुत अच्छा तरीका है टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स कमाने का अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उसके मुकाबले देखा जाए तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक बेटर विकल्प है, टैक्स एफिशिएंट तरीका है जिसके जरिए आप पैसा लगा सकते हैं। पहले आप उसे FMP के तौर पे जानते थे, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जो कि क्लोज एंडेड होते थे, लेकिन ये जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, ये हमें तरुण सर बता रहे हैं कि ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। तो इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो जिस तरह से जो आपके रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में, उसका एक अच्छा जो बेहतर विकल्प है, उसके तौर पे आप इसे देख सकते हैं।